मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आह्लादित होंगे, प्रसन्नचित होंगे और लगातार घर पर रह करके अपना स्वाध्याय कर रहे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं इस क्लास में आपसे बात करने वाला हूं हमारी जो फिजिक्स की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 धारा वैद्युत की, जिसमें बच्चों 2 चैप्टर हैं हमारे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। बच्चों इस धारा वैद्युत से हमारे एग्जाम में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों? 5 अंक के। कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है? 5 अंक या 6 अंक का हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और बच्चों इसके अंदर 2 चैप्टर हैं हमारे। एक तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों विद्युत धारा, और एक है बच्चों चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों विद्युत परिपथ। और बच्चों इन दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो हमारी जो धारा वैद्युत की यूनिट होती है, इससे 6 अंक के कम से कम 5 और मैक्सिमम 6, काफी बार 5 अंक का भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोनों यूनिट को मिला करके, और अधिकतम 6 अंक, 5 या 6 अंक का वेटेज हमारे बोर्ड एग्जाम में इन 2 चैप्टर का रहने वाला है। अब बच्चों मैं बात करूंगा, आज से आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी, ठीक है ना। आप तो बस अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें, ठीक है। जो हमारे टॉपिक है, जो चैप्टर हमारे अधूरे हैं, मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। और थोड़ा संयम रखिए, मैं उनके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा, बिल्कुल जरूर करवाऊंगा। मैं नोट्स बनाने में लगा हूं, काफी टाइम ऑफलाइन क्लासेस में बिजी हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आज से एक तो आपकी चैप्टर नंबर 5 की क्लास रेगुलर रहेंगी, रेगुलर, ठीक है। नोट्स मैंने आपको पहले ही अवेलेबल करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस चैप्टर नंबर 5 के आप नोट्स की पीडीएफ वहां से ले सकते हो बच्चों, ठीक है ना। और मैं जल्दी ही 1 से लेकर के 5 चैप्टर के सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। जो चैप्टर अपने पीछे बच रहे हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल नो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है बच्चों विद्युत धारा। बच्चों सबसे पहले मैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात करता हूं, क्योंकि इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 5 में हमारे कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और कौन कौन सा जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम आया है, जो बोर्ड एग्जाम 2020-21 का, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। बच्चों मैं आपको दोनों चीजें पढ़ाऊंगा, जो चीजें हटा दी गई है वो भी पढ़ाऊंगा और जो चीजें नहीं हटाई है वो भी पढ़ाऊंगा। अब आप कहोगे सर क्यों पढ़ाओगे, क्यों जरूरत है? तो देखो बच्चों हमारे कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। एक टॉपिक है हमारे विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को ही हटा दिया गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। जब हम विद्युत धारा के बारे में ही नहीं जानेंगे, बहुत सारे हैं आप में से जो 10th क्लास में सबने पढ़ा था ये चैप्टर, लेकिन 11th क्लास की मौज मस्ती में सभी भूल गए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको इनके नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, इनके भी अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको केवल और केवल इन्हें ही पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना है, बस एक बार रीड कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि हम किसी इन फ्यूचर हमें आईआईटी या नीट या फिर हम किसी भी अन्य कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और बच्चों इन जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों का जो बेसिक है वो भी इन्हीं में ही छुपा हुआ है, तो पढ़ाना भी जरूरी है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। फिर मैं आगे चिल्लाऊं प्रतिरोध क्या होता है, आप यही नहीं समझेंगे सर प्रतिरोध क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किन कारकों पर डिपेंड करता है, समझ गए ना। तो वही बात, विद्युत धारा पढ़ेंगे, ओम का नियम है ये भी हटा दिया गया है। विद्युत प्रतिरोध, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों में दिया गया है, हटाए हुए भाग में भी दिया गया है और वर्तमान संशोधित सिलेबस में भी दिया गया है।
तो हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में प्रतिरोधकता को भी हटा दिया गया है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप कम ज्यादा करने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होती है, ज्यादा होती है या नो चेंज, ये सब बातें करेंगे। एक आता है बच्चों कार्बन प्रतिरोध या वर्ण कोड। बच्चों इससे 2019 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, लेकिन अब हटा दिया गया है। कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, बहुत अच्छा ट्रिक है, एक ट्रिक है। वीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एक कवर करवाऊंगा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, बच्चों पिछले बार बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था। और देखो धारा घनत्व है, एक बार बोर्ड एग्जाम में इसकी ऐसा यूनिट भी पूछ ली गई थी धारा घनत्व की 2016 के बोर्ड एग्जाम में। ये हमारे तो ये टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका सभी का बेसिक छुपा हुआ है। आपको पता है हम यहाँ विद्युत धारा के साथ संबंध करेंगे, तो ये चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखो धारा घनत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है, वो किन किन कारणों से होता है, किन कारणों से होता है, तो उनके बारे में बताएंगा कि किन कारणों से होता है। अपवाह वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, और विद्युत धारा का अपवाह वेग और गतिशीलता के साथ में क्या संबंध होता है। बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस बार एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यहाँ पर हम एक बात पढ़ेंगे। अब देखो अगर आपको ओम का नियम ही नहीं पता होगा तो ओम के नियम का व्युत्पन्न कैसे करेंगे, कैसे समझ पाएंगे अच्छे से। इसलिए पहले आपको ओम का नियम भी बताएंगे, ये किन चालकों पर लागू होता है वो भी बात करेंगे, किन पर लागू नहीं होता है। जिन पर लागू होता है, जो चालक जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय पदार्थ कहते हैं, जब पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय पदार्थ कहते हैं। वही बात बच्चों यहां आ गई, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पढ़ना जरूरी है, हालांकि ये सिलेबस से हट गए हैं। अब हटाने वाले ने भी बहुत दिमाग लगा के हटाया, उन्होंने ये सोच लिया कि बच्चों ने ये टॉपिक तो 10th क्लास में पढ़े हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो ये 5 टॉपिक तो शुरू के पढ़े हैं। ये विद्युत शक्ति भी आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, ये भी पढ़ा है, बस यही तो नहीं पढ़ा वर्ण कोड वाला ही। तो बच्चों को 10th क्लास में पढ़ा होगा तो इनके बारे में तो नॉलेज होगा। अब उनको क्या पता कि बच्चों ने 11th क्लास में बहुत सारी मस्ती की है, फिर वैसे कोरोना लग गया और पढ़ाई छोड़ दी, समझ गए ना। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर कराऊंगा। और जो मैं आपको नोट्स की पीडीएफ फाइल दे रहा हूं उसमें से बाकायदा ये लिख रहा है हटाए ये टॉपिकों को एक साथ पढ़ा रखा है, जो सिलेबस है उनको एक साथ पढ़ा रखा है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। आपको यही पढ़ना है, एक बार रीड करना है अच्छी तरीके से, समझ रहे हो ना। अब देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं बच्चों, ये किन कारकों पर डिपेंड करता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे हम। और सेलों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में बात करेंगे। हम प्रतिरोध के समांतर और श्रेणी क्रम पर चर्चा नहीं करेंगे। और बच्चों एक है विद्युत ऊर्जा पर यह बात करेंगे हम, और जिसके अंदर एक फॉर्मूला आता है बच्चों यूनिट ज्ञात करने का, उस पर हम चर्चा करेंगे। वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, 10th क्लास में, लेकिन यहां नहीं बनता है, अभी तक तो पूछा नहीं है, इस बार पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए ना। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है कि कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन सी टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में है। अगर आपको नहीं पता तो बच्चों आप यहां से नोट कर लो, ठीक है ना। और वैसे आपको नोट्स की पीडीएफ फाइल में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में ही बता रखा हूं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर पीडीएफ देखिए। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्लासों को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जल्दी ही आपको लाइव आकर के क्लासें पढ़ा सकूं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, हम शुरुआत करते हैं पहले इन टॉपिकों के बारे में बेसिक बातें। हम ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे इनको, गहराई से इनको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इनका हम बेसिक नॉलेज अच्छे से एक एक चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं बच्चों इसके सबसे पहले टॉपिक विद्युत धारा पर हम बात करते हैं। पहले हटाए गए टॉपिकों के बारे में हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो हमारे लिए बहुत काम के हैं, ठीक है, आगे समझने के लिए यही काम के हैं बच्चों। ध्यान से समझिएगा इनको एक एक को। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो बच्चों विद्युत धारा किसे कहते हैं? हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं बच्चों? आवेश या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों आप नोट से कि वैसे मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है, लेकिन फिर भी अगर आप यहां से भी अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिक बातें हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई चालक है, उसके अंदर आवेश का जो प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है प्रति सेकंड बच्चों, या फिर मैं कहूं किसी कार क्षेत्रफल में प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या आवेश के प्रवाह की दर को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और बच्चों अगर किसी भी चालक में या किसी भी तार में विद्युत धारा का प्रवाह करना है तो बच्चों हमें एक विभवांतर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर विभवांतर होगा तो ही उस चालक तार में किसका प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह होगा। और बच्चों विभवांतर के लिए हम उस चालक का संबंध किससे करते हैं? सेल से करते हैं, या बच्चों हम बैटरी से करते हैं। तभी उस चालक के अंदर किसका प्रवाह होता है? विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो सबसे पहले हम ये बात की कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों किसकी दर है? आवेश की दर है। तो बच्चों याद रखना, कभी भी परिभाषा में दर आए इसका मतलब बटे में क्या है? समय। किसकी प्रवाह की दर है बच्चों? आवेश की। तो बच्चों आवेश बटा समय क्या हो गया हमारे पास में? विद्युत धारा हो गया। क्या हो गया? विद्युत धारा हो गया। यहां से ये बात क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों धारा को हमें आई से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से, और समय को बच्चों टी से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या हो गया हमारे पास? क्यू अपॉन टी। क्या हो गया बच्चों? क्यू अपॉन टी। और यदि हमें इनका डिफरेंस ले तो हम यहां डेल्टा क्यू कर देंगे, डेल्टा टी कर देंगे, तो ये हमारा पास में क्या आ जाएगा? आई एवरेज, औसत विद्युत धारा आ जाएगी। इस चालक के अंदर, उस चालक के कार क्षेत्रफल के अंदर प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत धारा कहलाती है। तो सिंपल सी बात है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। परिभाषा में दर है तो बटे में क्या आ गया? समय। किसकी दर है? आवेश की। तो आवेश बटा समय क्या होता है? विद्युत धारा होता है। अब ध्यान से समझिएगा, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और समय का बच्चों एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो बच्चों विद्युत धारा का मात्रक क्या होना चाहिए? कूलाम प्रति सेकंड होना चाहिए। लेकिन बच्चों इसको ही जो एसआई पद्धति है, उस एसआई पद्धति में इसी को ही क्या कहा गया बच्चों? एम्पियर कहा गया। क्या कहा गया? एम्पियर। और बच्चों एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, और यही विद्युत धारा का कैसा मात्रक है बच्चों? एसआई मात्रक है। तो याद रखना, जो एम्पियर होता है वो विद्युत धारा का क्या है? एसआई मात्रक है। और बच्चों ये एम्पियर जो नाम है, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक।
फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। क्या नाम था? आंद्रे मैरी एम्पियर। इन आंद्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया? एम्पियर रखा गया। यहां से ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों ये एम्पियर होता है, ये एम्पियर किसके इक्वल होता है? इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ये कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम अपॉन सेकंड के क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट आता है, विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो बच्चों क्या होता है? तो याद रखना एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। दूसरी बात आती है कि विद्युत धारा होती है उसका अन्य मात्रक। अगर एम्पियर को छोड़ दिया जाए तो अन्य कौन सा मात्रक होगा? और कौन सा मात्रक होगा? तो बच्चों यहां देखो फॉर्मूला से ही मात्रक का पता लग जाता है कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या है? क्यू आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड भी किसका मात्रक होता है बच्चों? विद्युत धारा का। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। तो विद्युत धारा का अन्य मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। उसके बाद में अगर बच्चों मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा कि विद्युत धारा होती है वो कैसी राशि होती है? बच्चों याद रखना, बहुत मजेदार बात है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर विद्युत धारा तो क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसका प्रवाह धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। अरे बच्चों नहीं, याद रखिएगा, अगर कोई राशि सदिश है तो केवल दिशा और परिमाण, परिमाण तो होता ही होता है, केवल दिशा के साथ होने से ही वो सदिश नहीं हो जाती। वो कुछ सदिश योग का, या मैं कहूं सदिशों के नियमों का भी क्या करती है? वो पालन करती है। और 11वीं क्लास के आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये सभी बातें पढ़ी होगी, सदिशों के बारे में, सदिशों के प्रकार के बारे में, सदिशों के नियमों के बारे में, ठीक है। तो वहां से आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई राशि सदिश है तो वह सदिश राशि सदिश नियमों का क्या करती है? पालन भी करती है। तो बच्चों याद रखना, जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये बात भी याद रखना, यह एक कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आप कहोगे क्यों? देखो, आप इसका जवाब एक तो ये भी दे सकते हो कि सर विद्युत धारा है वो आवेश बटे समय से बना है। तो आवेश कैसी राशि है? आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। और समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसलिए विद्युत धारा भी क्या हो गई? अदिश। तो ये जवाब नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी राशियां हैं जो अदिश राशियों से बनी है, अदिश राशियां, और लेकिन वो क्या है? सदिश है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, ये दोनों की दोनों अदिश है तो जरूरी नहीं ये भी अदिश ही हो। जरूरी नहीं है, हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। अब यहां पर तो ये अदिश है, लेकिन ये अदिश इसके बेस पे नहीं है। जैसे मैं कहूं आपको, यदि एक संधि है मेरे पास, जैसे आपके बुक में बता भी रखा है कि ये धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इस संधि पर ये जाके फट गई, यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, ये I1 और ये I2। तो बच्चों आप कहोगे इन दोनों के बीच में कोण क्या है? थीटा है। तो आप कहोगे सर I इक्वल क्या होगा? I1 प्लस I2। अगर बच्चों ये सदिश राशि होती, यहां I1 और I2 का जो योग है वो I के क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान रखना, अगर ये सदिश राशि है तो ये इस थीटा पर निर्भर करती, लेकिन ये इस थीटा पर निर्भर नहीं करती है। चाहे आप इसको ऐसे या कि ऐसे ले जाओ, I1 I2, ठीक है ना, ये इस थीटा पर निर्भर नहीं करती है। क्योंकि अगर ये सदिश राशि है तो इन दोनों के जो इसके जो घटक हैं, इन दोनों घटकों के जो बीच में जो बना कोण है उस पर भी ये क्या करती? निर्भर करती। लेकिन यहाँ पर ये थीटा पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर मैं एक बात और बताऊं आपको, तो दूसरे एक और एग्जाम्पल से आप समझना। जैसे मेरे पास में बच्चों क्या है? एक तार है, एक तार है, और एक तार है, ये ए है और ये क्या है? बी है। अगर मैं इस साइड से 10 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहा हूं
तो इधर भी कितनी मिलनी चाहिए धारा? 10 एम्पियर ही मिलनी चाहिए, क्योंकि तार में 10 एम्पियर धारा ही प्रवाहित कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यदि इस तार के अंदर मैं बहुत सारी गांठें लगा देता हूं तो आपको पता है डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ये सदिश राशि होती तो डायरेक्शन चेंज होने पर उसका जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे आप अगली कंडीशन में चाहे 20-30 गांठें क्यों ना लगाओ, फिर भी आप लेके जाओगे तो 10 एम्पियर दे रहे हैं तो आपको 10 एम्पियर धारा ही क्या होगी? प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो कुल मिला के बात एक ही आती है। और वैसे भी आपको पता है कि सभी मूल राशियां अदिश होती है। जो 7 मूल राशियां थी वो सारी की सारी क्या है? अदिश है। और उन मूल राशियों में एक राशि कौन सी थी? विद्युत धारा भी थी। और बच्चों विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है? तो विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। उसके बाद में अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं तो और ध्यान से समझना, जो विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र है, विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र है, उस यंत्र का नाम क्या है? विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण। तो बच्चों वो उपकरण कौन सा है आपको मैं बता दूं, तो वो कौन सा है बच्चों? एमीटर। तो परिपथ में विद्युत धारा का मान किससे मापा जाता है? तो आप क्या बताओगे? एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। और बच्चों मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एमीटर को परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर कौन से क्रम में संयोजित करते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से आने चाहिए। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं बिल्कुल कि विद्युत धारा का जो मापने वाला यह उपकरण है या यंत्र है वो हमारे पास में एमीटर है। और बच्चों एमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पता होना चाहिए कि एमीटर कौन से क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। ये बात क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है कि जो आदर्श एमीटर होता है, बिल्कुल आदर्श एमीटर है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बच्चों कितना होता है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। जल्दी से बताइए कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। हाँ चलो देखिए, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो कितना होता है? 0 होता है। 0। पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज आदर्श नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर आइडियल गैस, वो आइडियल गैस की बच्चों फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आइडियल गैस वो एक कल्पना थी कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो गैसों के जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर कोई जो आकर्षण बल होगा नगण्य होगा। तो बच्चों आदर्श गैस संभव ही नहीं है। ठीक है ना? वास्तविकता में संभव ही नहीं है, ये कोई कल्पना है। आदर्श एमीटर कोई भी प्रतिरोध है, कोई भी एमीटर आदर्श नहीं हो सकता। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध लेकिन कितना होता है? 0। अरे आदर्श तो केवल एक स्वामी विवेकानंद ही थे। अब आप देख लो आप कितने आइडियल हो। ठीक है? कितनी बातों का आप पालन करते हो। ठीक है? तो वो भी आदर्श। तो बच्चों कोई भी जो अगर हमारे पास में चालक होता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। 0 कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर मिलेगा। तो क्या कोई ऐसा एमीटर हो सकता है जिसका प्रतिरोध 0 हो? नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता, वास्तविकता में होता भी नहीं है। लेकिन एक कल्पना है कि अगर प्रतिरोध 0 हो तो वो एमीटर कैसा होगा? आदर्श होगा। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना? अब आप रटोगे कैसे, समझोगे कैसे, इसको याद लॉन्ग टाइम तक कैसे रखोगे? आपको पता है एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में तो ऑलरेडी वैसे ही प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है। क्यों? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान वैसे ही बहुत ज्यादा होता है। तो कम से कम कोई उपकरण लगा रहे हैं विद्युत धारा को मापने के लिए, उसका प्रतिरोध तो कम से कम होना चाहिए।
कम से कम कितना हो सकता है? शून्य। शून्य हो गया तो वो आदर्श हो गया। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में बच्चों जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किधर से किधर होता है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। ठीक है ना, ये याद रखना कि विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेशों से ऋण आवेशों की ओर होता है। ऋण आवेशों की ओर होता है। ये एक परिपाटी के तौर पर ही माना गया था कि ओर होता है। मतलब अगर मैं कहूं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अगर मैं कहूं धन आवेश अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर धनावेश ए से बी की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब ऋण आवेश है वो बी से ए की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के क्या है? विपरीत है। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होता है? विपरीत होता है। ये बात बोल सकते हैं, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के क्या होता है बच्चों? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान से रखिए। चलो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब देखो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि बच्चों अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी चालक है उसके अंदर अगर हम कुल आवेश के बारे में बात करें तो जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? ध्यान से समझिएगा। ये बातें आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी और यहां पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित जो कुल आवेश Q होता है बच्चों, Q का मान कितना होता है? ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश कैपिटल Q का मान, अगर मैं कैपिटल Q मान रहा हूं तो कैपिटल Q का मान निम्न होगा। वो मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको एक बात कहूं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी वस्तु है, कोई भी चालक है तो बच्चों चालक के अंदर क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो ई होता है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लिया उस चालक में क्या है? एन है। तो वही बात आ गई, कुल आवेश ज्ञात करें। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, तो बच्चों जो टोटल आवेश Q होगा वो Q बराबर क्या हो जाएगा? NE हो जाएगा। हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों? NE हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? वही बात, आप ऐसे मानो इलेक्ट्रॉन की जगह 10 पार्ले बिस्कुट है। कितने हैं? 10 पार्ले बिस्कुट। एक पार्ले बिस्कुट 5 रुपए का आता है तो 10 पार्ले बिस्कुट है तो कुल कितने रुपए के आए? तो वही बात हो गई 10 पंजू 50। भाई 10 पार्ले बिस्कुटों की संख्या कितनी है? 10। एक पार्ले बिस्कुट कितना आता है? 5 रुपए का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 5 50 टोटल रुपए हो गए। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है तो एन इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? Q इक्वल क्या हो जाएगा? NE। ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां पर जो N है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और बच्चों यहां पर जो E है वो आवेश का क्वांटीकृत मान है, न्यूनतम संभव मान है। और ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और बच्चों आपने एक क्वेश्चन किया होगा कि जो एक कूलाम होता है, एक कूलाम के अंदर है, यहां पर देखो अगर आपको कुल आवेश दे दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हो। ठीक है ना। और आपने एक क्वेश्चन भी किया होगा, वो क्वेश्चन 10th क्लास में भी है। और यहां हमें डायरेक्टली अच्छी तरीके से याद रखना है
कि एक कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। पहले तो यह देखिएगा, अब यहां से हम विद्युत धारा आई को ये भी लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू का मान क्या है, एम ई अपॉन टी। तो बच्चों विद्युत धारा का फॉर्मूला अब हमारे पास में ये भी बन जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाए एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो संख्या हमको हमारे पास में कितने निकल करके आती है। तो बच्चों याद रखना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। आप कहोगे सर कैसे, देखो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आप 12th क्लास के विद्यार्थी हो, कुछ चीजें होती हैं वो हमें डायरेक्ट याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वैसे हम निकाल सकते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका डायरेक्टली पता, अगर ये छोटे मोटे क्वेश्चन हमें इससे पूछ लिया जाए तो हम इनका तुरंत आंसर दे सकें, ठीक है। अब देखो आपको ये पूछा गया एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश का मान दे दिया एक कूलाम, एन का मान पूछा गया, ई आपकी जेब में है, ठीक है ना। ये नियतांक है वो हमेशा जेब में साथ रख के चला करो, या तो वो दे देगा, नहीं दे तो हम जेब में से निकाल करके लगा देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो यहां पर रखो एक कूलाम, ये एन है, और ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बच्चे यहां एन का मान ज्ञात करेंगे, इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा हमारे पास में, एन इक्वल क्या आ जाएगा 1 कूलाम, यहां पर भी ये कूलाम ही है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के, और नीचे क्या है 1.6। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा, दशमलव हटाऊंगा, ऊपर 0 ले आऊंगा। अभी भी काम नहीं चल रहा, 10 में 16 का भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और उतार लेंगे, कितना कर लेंगे, अरे 100 कर लेंगे। यहाँ कितना बच जाएगा 10 की पावर 18। अब 100 में 16 का भाग जा रहा है, 16 पंजू 80, 16 छिकी 96। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 16 छिकी 96, बच गए कितने 4, नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा लेंगे, ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 रख लेंगे, 40 हो गए, 16 दूनी 32, बच गए कितने 8, 0 उतार लिया, फिर क्या हो गया 16 पंजू 80 और इंटू 10 की पावर 18। ये हमारे पास में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बात याद रखना थोड़ा बेसिकली। उसके बाद में बच्चों आप ये भी याद रखना कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के अंदर जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, या फिर मैं कहूं धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, वो किसके माध्यम से होता है। ये बातें आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि धात्विक चालकों में, किसके अंदर बच्चों, धात्विक चालकों में, अगर धात्विक चालकों की बात की जाए तो धात्विक चालकों में जो धारा का प्रवाह होता है, वो धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है। तो बच्चों याद रखना धात्विक चालकों में किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, वैसे पता है आपको। उसके बाद में मैं बात करूं वैद्युत अपघट्यों में, वैद्युत अपघट्यों में बच्चों किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आप कहोगे सर वैद्युत अपघट्य क्या है, जैसे नमक है, अगर नमक को जल में घोल दिया जाए, NaCl है, तो ये आयनों में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बच्चों यहाँ पर एक को आपको धनायन दिख रहा है, दूसरा आपको क्या दिख रहा है, ऋणायन। तो वैद्युत अपघट्य में जो आवेश का प्रवाह होता है, जो धारा का जो प्रवाह होता है, वो किनके कारण होता है, धन व ऋण आयनों के कारण, धन व ऋण आयनों के कारण होता है, आयनों के कारण। और वो भी कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में ये आयन होते हैं वो मजबूत बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और गलित अवस्था में ये आयन आराम से फ्री होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं बच्चों, गति कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अर्धचालक,
बच्चों ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, हमें आगे भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा कि अर्धचालकों में जो आवेश का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखना बच्चों, एक तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और वह होलों के कारण होता है, होलों के कारण। आप कहोगे सर ये होल क्या है। बच्चों वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, उस इलेक्ट्रॉन की कमी वाले उस स्थान को या उस छिद्र को जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, छिद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल। इसलिए नाम क्या दे दी गया, होल। मतलब उस छिद्र को, उस भाग को, उस क्षेत्र को जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। ठीक है ना। और बच्चों ये अर्धचालकों में होता है, मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में अच्छे से। ठीक है। तो होल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, धनावेशित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो बच्चों अर्धचालकों में आवेश का जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होता है, और बच्चों किसके कारण होता है, होलों के कारण भी होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें बच्चों 4 नंबर, किसके अंदर, विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका में। तो बच्चों विसर्जन नलिका में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, विसर्जन नलिका में गैस होती है। तो बच्चों गैस के कारण क्या बनते हैं, उस गैस के धनायन बन जाते हैं और वो गैस आयनित होती है। तो जब वो गैस आयनित होती है तो धनायन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो याद रखना उस गैस के धनायन व इलेक्ट्रॉनों के कारण, जब उस गैस का आयनन होता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन और गैस के उन धनायन के कारण से उसके विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर विद्युत धारा का क्या होता है बच्चों, प्रवाह होता है। उसके बाद भी हम लास्ट बात करते हैं बच्चों एक नोट के बारे में। वो नोट क्या है, आपको पता है आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है। और बच्चों यदि मैं Q बराबर 1 कूलाम कर दूं और T बराबर में क्या कर दूं, 1 सेकंड कर दूं, तो आपको पता है I बराबर कूलाम, आवेश का मान तो मैं 1 कूलाम कर दिया, समय का मान मैंने 1 सेकंड कर दिया। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा, A, और कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है, एम्पियर। मतलब ये किसकी परिभाषा निकल करके आ जाएगी, 1 एम्पियर की परिभाषा निकल करके आ जाएगी। अगर आपको 1 एम्पियर की परिभाषा निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आवेश भी इकाई कर दो, धारा भी इकाई कर दो। ठीक है, दोनों 1 हो जाएंगे तो 1 में 1 का भाग देंगे तभी तो 1 आएगा। 1 इसीलिए किया गया है क्योंकि 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा है, इसलिए दोनों को इकाई कर दिया। और कूलाम प्रति सेकंड तो एम्पियर बनता ही है, तो ये एम्पियर बन गया। तो 1 एम्पियर की क्या परिभाषा हो गई, दोबारा से सुनना। 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होगी, यदि कोई चालक में 1 कूलाम आवेश, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। कितनी सेकंड तक है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। इसका मतलब उस चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, 1 एम्पियर। समझ रहे हो, दोबारा से सुनना। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, इसका मतलब उस चालक में धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर। या पॉजिटिव बोल सकते हो, कैसे, यदि 1 सेकंड में किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ये हमारे पास 1 एम्पियर की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ये विद्युत धारा की कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्नचित रहें, आह्लादित रहें, स्वस्थ रहें। और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं कि ईश्वर संपूर्ण खुशियां आपके परिवार को और आपको प्रदान करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।